बड़ी बात यह है कि 2017 का चुनाव हम लोगों ने देखा, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू था। फिर 2022 में भी जब योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और जब उनके नाम का एक बार फिर ऐलान हुआ कि 22 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो बयान मुझे याद है कि मई में शिमला बना दूंगा, वो बयान बड़े चर्चा में था। तो 17 में था, 22 में था। क्या ये माना जाए अविनाश की पक्ष ये बैटिंग करेगा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा 2024 में, और अगर वो सवाल उठाता है तो उसको कितना फायदा नुकसान आपको नजर आता है अविनाश? देखिए अंजीत, जहाँ तक सवाल 22 के चुनाव का है तो इसमें कोई शक नहीं कि 22 में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था। और शायद मेरे रिपोर्टिंग के करियर में ऐसा पहली बार मैंने देखा था चुनावों को कवर करते हुए कि जब कोई सरकार अपने ही लॉ एंड ऑर्डर को आगे कर उस पर चुनाव लड़ रही थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मसला होता है किसी भी सरकार के लिए जिसे सरकार कहीं ना कहीं उस मुद्दे को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन 22 के चुनाव में हमने देखा कि खुद सरकार के, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो या फिर सरकार के तमाम मंत्रियों की बात हो, लगातार विकास तो एक मुद्दा था ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा मुद्दा था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो सरकार दोबारा रिपीट हुई उसमें लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा रोल है। अब देखिए, मौजूदा समय की बात कर लेते हैं। चूंकि 2 दिन पहले ही, परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये आंकड़ा दिया गया कि 2017 से लेकर अब तक जो पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई उसमें अब तक 183 जो कुख्यात बदमाश थे, माफिया थे, अपराधी थे, उनको पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर किया है। और देखिए, आने वाले समय में चूंकि बहुत जल्द निकाय चुनाव होना है, तो इसमें कोई शक नहीं अंजीत की निकाय चुनाव में भी लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और उसके बाद जब 24 का लोकसभा चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक तरफ मोदी के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, तो दूसरी तरफ योगी, और योगी की जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर बातचीत होगी। देखिए, दरअसल इस पर बात इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जब प्रयागराज की घटना हुई, जिस तरीके से उमेश पाल को दिन दहाड़े दौड़ाकर गोलियों और बम से मारा गया, कहीं ना कहीं देखिए उसमें चूंकि उमेश पाल के साथ 2 जो पुलिस कांस्टेबल थे उनकी भी मौत हुई। और देखा जाए तो एक तरीके से ये स्टेट को चुनौती थी, ये सत्ता को चुनौती थी कि आप एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन हमारे हौसले इतने बुलंद है कि हम खुलेआम दिन दहाड़े जिसको चाहे गोलियों मुख्यमंत्री को बोलना था, उसके पहले ये पूरा कांड हो गया था अविनाश, मुझे याद है। कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल अंजीत, बिल्कुल आपने सही कहा। और चूंकि उस दिन हम लोग सदन के अंदर हम लोग भी मौजूद थे जब ये वाकया हुआ, और जैसे ही खबर आई, चूंकि जो पूरा विपक्ष था, खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो सदन के अंदर चूंकि उस वक्त अखिलेश यादव मौजूद थे और साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, काफी तीखी नोकझोंक हुई थी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। और तब योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े हुए और तब उनका यह बयान सामने आया कि जिन माफियाओं की आप बात करते हैं उन माफियाओं को आपने संरक्षण देने का काम किया। और उसी वक्त उन्होंने सदन के अंदर यह ऐलान किया कि जिन माफियाओं ने इस कुकृत्य को किया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि देखिए 48 दिनों तक कह सकते हैं कि लुका छिपी का खेल चलता रहा, ये जो तमाम आरोपी थे। लेकिन अविनाश, ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं आप आऊंगा अविनाश आपके पास, और भी चर्चा आपके साथ करूंगा। लेकिन राजन द्विवेदी जी, मुझे एक चीज समझाइए कि 2024 में अगर ये एनकाउंटर का मसला उठता है, जैसा कि अभी दिख रहा है, अब वो चाहे निकाय चुनाव की वजह से उठ रहा हो या उसकी एक बड़े परिदृश्य में उसको देखें तो लोकसभा चुनाव तक जा सकता है, वो उसमें किसको नफा और किसको नुकसान होगा? जी, एक चीज तो स्पष्ट है कि सुविधा पर हमेशा सुरक्षा भारी होती है। ठीक है, शहरी क्षेत्र जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ ठीक है, कोई सुविधाओं में बहुत ज्यादा बदलाव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि शहरों की पॉपुलेशन अच्छा बढ़ती जा रही है। 107 नगर पंचायतें इसी वर्ष बनी है, 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए हैं। मतलब मान के चलिए कि आबादी 60 और 40 के रेशियो में हो गया। तो सुविधा की बहुत ज्यादा आदमी मिलना भी नहीं है और संभावना नहीं है, क्योंकि उतने रिसोर्सेज भी नहीं है जिस हिसाब से आबादी गांव से शहर की तरफ आ रही है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जरूर होती है कि सारी सुविधाओं पर आप सुरक्षित हैं तभी सुविधा की बात करेंगे। तो ये जो इनकाउंटर हुआ है अतीक के बेटे का, ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है। उसका कारण कि अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, पिछले आप देख लीजिए, मैं 80 से अभी तक देख रहा हूँ, बहुत सारे इनकाउंटर हुए, कांग्रेस में भी होते थे, सपा, भाजपा सब है,
लेकिन किसी बड़े माफिया के परिवार के बेटे का इनकाउंटर नहीं हुआ। सही है गलत है ये तो अलग है, जांच का विषय है। इनकाउंटर तो होते हैं तो हमेशा उठता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त रूप से है, क्योंकि अब माफियाओं को लगा, पहले रहता था कि इसे एक चर्चा होती थी भाई कि जो बड़े माफिया हैं, मुस्लिम माफिया हैं, चाहे आतिफ हो चाहे मुख्तार हो, जेल में है तो ये इनके मूलधन है, इन पर कार्रवाई करके जब चुनाव आएगा इन पर हल्ला दंगा मचा करके कार्रवाई करके तो फिर उसको हिंदू मुस्लिम की बात होगी। लेकिन अब की बार जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो भी इसका कारण भी है। जिस समय भाई 2004 में घटना हुई, राजू पाल मारा गया, जिस पैटर्न से दिन दहाड़े मारा गया, 2 दशक बाद फिर उसी हत्याकांड का गवाह मारा जा रहा है, तो बहुत बड़ी चुनौती थी। और राजनीतिक दलों को भी इसमें इनकाउंटर पर जिस तरह तो केवल टोटल सियासत है, तो इसमें और कोई नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका फायदा, जैसे अभी विकास जी कह रहे थे, निश्चित रूप से लोग इस चुनाव में तो मिलना है, लोकल बॉडी में निश्चित रूप से मिल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ हमेशा सुविधा पर सुरक्षा भारी होती है। बिल्कुल तो ठीक बात है। सुरक्षित रहने के लिए बिल्कुल शहरों का जिस तरीके से ठीक बात है राजेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। और यही वजह था कि 2022 में हमने देखा कि जो मसला था वो विकास पर तो बात होती थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे ज्यादा बात होती थी। अरविंद जी मुझे एक चीज बताइए कि जैसा कि राजन जी कह रहे थे, भाई ठीक है सवाल उठाना मजबूरी है, सवाल उठाते भी हैं, विपक्ष में है तो सवाल उठाना चाहिए, लेकिन क्या विपक्ष गलत पिच पर बैटिंग कर रहा है या आपको लगता है नहीं सही पिच पर बैटिंग कर रहा है और 2024 में इसको लेके विपक्ष को जाना चाहिए? अंजित जी देखिए, राजनीति का अपराधीकरण पूरे देश में विमर्श का मुद्दा रहा है और अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दरमियान जो है सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि नहीं हम किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि वो अपराधियों से अपना पिंड नहीं छुड़ा पाते हैं या अपराधियों के टिकट के बरक्स अपनी जीत की गारंटी को सुनिश्चित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कई बार ताकीद कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में बदलाव नहीं आया, क्योंकि सभी दलों को आप देखिए पूरे विधानसभा में जो सदस्य 403 चुन के गए हैं, लगभग आधे से थोड़ा कम ही गंभीर आरोपों से जुड़े हुए उसमें तमाम किस्म के लोग भी हैं। देखिए एक दूसरा परिदृश्य जो राजनीतिक है, मेरा मानना है कि जो नगर निकाय का चुनाव होता है वो सरकार का चुनाव होता है। आप 2017 में भी देखें कि किस तरह से नगर निगम में उस समय 16 का चुनाव हुआ था तो 14 भाजपा जीत गई, 2 पर जो है बसपा जीती, अलीगढ़ और मेरठ। सवाल इतना तक ही नहीं है, सवाल जो है अब बृहत्तर आयाम को यह संदर्भित करता है, रेखांकित करता है। आपने सही कहा कि यह जो है 2024 और उसके बाद भी जाएगा। देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के योगी जी की सरकार जो कदम उठा रही है, उसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और हर प्रदेश की जनता करिए कि योगी जैसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि पूरी तरह से जनता और समाज में कानून व्यवस्था की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा उठाया जा रहा है पर्कुलेट कर रही है। और आपने देखा कि 2017 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो अखिलेश जी की सरकार जो है कानून व्यवस्था के मसले पर ही जो है चली गई थी। 2012 में बसपा की सरकार भी चली गई थी। तो योगी जी जो इस चीज को पूरी तरह से समझ गए हैं कि जैसा कि आदरणीय राजन जी कह रहे हैं कि सुविधा पर सुरक्षा भारी पड़ता है, तो निसंदेह जो है पहले आपको सुरक्षा चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे आपने विपक्ष का सवाल उठाया, तो विपक्ष की एक चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो है कुछ इस तरह के कदम उठा करके अपराधियों के खिलाफ जो है पूरी जनता को का ध्रुवीकरण न कर ले। तो उनको लगता है कि अगर ऐसी स्थिति में हम सवाल नहीं उठाएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, तो शायद जो है हमारा राजनीतिक अस्तित्व जो है समाप्त होने की स्थिति में होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आप एकदम सही कहे कि जो विपक्ष है वह सत्ता पक्ष के अखाड़े में कूद करके स्वयं आ जा रहा है। आपने देखा कि 2022 का विधानसभा जब चुनाव हो रहा था तो किस तरह से जिन्ना का मसला, सरदार पटेल का मसला उठा करके विपक्ष जो है भाजपा से उसी के अखाड़े में कुश्ती लड़ने आ गया। ये हमने देखा। मैं अरविंद जी लौटूंगा आपके पास, और एक चीज और यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ भाई, हमने कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले ये तस्वीर एक देखी थी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने भी बहुत देखा होगा कि एक बार इसी माफिया को अखिलेश यादव ने मंच से उतार दिया था। वो सारी बातें हैं, लेकिन राजेंद्र जी ने अभी कोट किया, उन्होंने ये कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े माफिया के बेटे को मार दिया गया हो। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। अभी अविनाश ने थोड़ी देर पहले कहा था कि देखिए ये सत्ता को चुनौती थी, जिस तरीके से गोलीबारी और बमबारी हुई, और हम सब ने देखा, वो सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड था। सदन चल रहा था लखनऊ में, मुख्यमंत्री को बोलना था और उमेश पाल की हत्या हो जाती है। तो ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, जब 24 में आप बताएंगे कि हमने बहुत बेहतर किया, तो ये भी तो पूछा जाएगा कि भाई चुनौती तो आपको भी दी थी ना इन अपराधियों ने। जी अंजुम जी, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका।
और चुनौती दी थी। चुनौती जब हमारी 2017 की सरकार की जो बात कर रहे हैं, उससे पहले जब सरकार चल रही थी, उसके बाद हम 17 में आए थे, तो ये हमारा पहली प्राथमिकता थी सरकार की कि चुनौती स्वीकार करना। और क्राइम को विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में तो घोषणा की भी थी, और कई बार जो है इसको घोषणा को हल्के में लेने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया और क्रिमिनलों के द्वारा भी किया गया। उसी अंदाज में जब उनको जवाब मिलने लगा और उत्तर प्रदेश के क्रिमिनलों को खासकर ये विश्वास हो गया कि माननीय योगी जी जो है वो और तरह के मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं करेंगे। जैसे कि अभी राजेंद्र सर ने भी क्लियर किया था कि बड़े किसी उद्योगपति का हो या बड़े बदमाश क्रिमिनल का कोई केस हो, उन पर जो है सरकार में ज्यादातर जो है अच्छे वकील के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से समझौते होते थे। राजनेताओं को, बड़े क्रिमिनलों को राजनीतिक संरक्षण अच्छा होता था। वो सब चीज क्लियर हुई है, वो पारदर्शिता आई है, 5 वर्ष में चीज क्लियर हुई है। और जब हम 2022 की तैयारी कर रहे थे तो ये पहली प्राथमिकता थी भी, और ये जनता के बीच में बड़ी चुनौती इसलिए है कि 2004 की अगर एक बार घटना पर थोड़ा सा संज्ञान डालने में, कई चैनल्स पर बराबर जब हमारे समाजवादी के प्रवक्ता बार बार सवाल उठाते हैं और सफाई देने की कोशिश करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो एक ऐसे जघन्य घटना जो है, अपराध जो होते थे जो याद आए, जो राजू पाल की हत्या हुई थी, उस देश में जो है चर्चा का विषय बनी थी। हत्याएं भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े में क्राइम भी हो जाते हैं, लेकिन राजू पाल पर जब हमला हुआ था और इन्हीं हमलावरों की वजह से जो आज जो एक आतंक का नाम छाया हुआ है, जो खुलकर कहते भी हैं हम आतंकवाद भी करते हैं, गोली मारने के बाद भी हॉस्पिटल ले जाने को जाते हुए रास्ते में आम जन के माध्यम से उसे जीने की, बचाने की कोशिश करते हुए गाड़ी रोकी जाती है और दोबारा से गोलियां मारकर ये तय किया जाता है कि पूरी तरह से मरे हुए आदमी पर भी इस तरीके का जघन्य अपराध इस प्रदेश में होता था। आज जनता का विश्वास जो है, ट्रस्ट जो है, जो बढ़ा है, वो कारण यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रस्ट बढ़ा है। मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, इसीलिए 2022 में आपको दोबारा मौका मिला। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की चुनौती देना, और अगर जेल से साजिश रची गई, तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रदेश में चल रहा था जिसको पहले देखने की जरूरत थी। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है सर, बढ़िया ये आपने कहा है कि मैं यही कह रहा हूँ, दो वरिष्ठ पत्रकार जिस तरीके से विश्लेषण हो रहा है, हाँ। एक बात गंभीर निकल कर आ रही है और गंभीर क्वेश्चन भी आया है। मैं उसी को कहना चाहता था कि आज अभी राजेंद्र सर ने कहा और अरविंद जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश जो है, अरविंद जी ने क्लियर किया इस बात को कि आज उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश को और सरकारों में जंगल राज या बिहार जैसी जो संरचना है वो दी जाती थी, वो उपाधियां दी जाती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ एक ऐसा राज्य माना जाता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य, अपने आप में दुनिया की 5वीं आबादी का एक देश कह सकते हैं। उसको इस तरह से उसके क्राइम को खत्म कर लोगों को विश्वास जीतना बड़ी चुनौती थी। आज हमें मिसाल के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेशों में भी ये चीज दिखाई जाती है और दुनिया के देश मानते हैं। कोरोना काल हो, एक डेपुटेशन आता है उत्तर प्रदेश में, आकर माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ होती है। ठीक है सर, ये तो देखिए बड़ा क्लियर है, ये बहुत क्लियर है कि 2024 में आपके लिए भी मुद्दा होगा और विपक्ष के लिए होगा। अविनाश, मुझे एक चीज समझाइए, मैं एक सवाल है मेरे जहन में, और सवाल ये है कि जब ये पूरी घटना हुई और मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि जो नोकझोंक हुई उसमें उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, एक जहन में सवाल था कि अगर बरेली जेल में कोई साजिश रची जा रही थी, चित्रकूट में एक माफिया की पत्नी पहुंचती थी और फोन पकड़ा गया, ये सब कुछ हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक स्तर पर ये पूरा मैनेज हो रहा था कुछ चंद अधिकारियों द्वारा? बाद में जब ये पूरा कांड हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री को एहसास हुआ, या बड़े अधिकारियों को लखनऊ में बैठे एहसास हुआ, भाई ये जो हम सोच रहे थे ये नहीं है, इसके उलट भी कुछ चल रहा है। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री सक्रिय हुए और उसके बाद फिर एक तरफा फिर कार्रवाई शुरू हुई, और उसका नतीजा ये है कि ये हम चर्चा कर रहे हैं कि 2024 में क्या ये मसला होगा या नहीं होगा। देखिए अंजीत, पहले इस चीज़ को समझना होगा कि अगर सरकार ये बोल रही है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया,
तो ये कहना भी कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अभी बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं और जो पूरा मैकेनिज्म है यहाँ का, जो पूरी सरकारी मशीनरी है, उसमें तमाम ऐसी खामियां हैं और वो खामियां समय समय पर दिख भी जाती हैं। देखिए, अगर जेल के अंदर अशरफ ने साजिश रची और चूंकि देखिए उसके बाद जो जांच सेटअप हुई, उस जेल के कई कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, चूंकि अब्बास अंसारी की पत्नी जेल के अंदर मिलने जाती थी, बाद में अब्बास अंसारी की पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जो जेल के वहां के कर्मचारी थे उनके खिलाफ मुकदमा किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि अभी भी बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। जो आपका दूसरा सवाल था कि ये जो चीजें हुई उसके बाद सरकार की नींद खुली, सरकार की आंख खुली और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। तो देखिए, ये सच है कि प्रयागराज की घटना ने कहीं ना कहीं सरकार को यह एहसास दिलाया कि जिस लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से आप दुरुस्त करने की बात करते हैं या सब कुछ ठीक करने की बात करते हैं, वैसी स्थिति अभी नहीं है। अभी भी तमाम ऐसी खामियां हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको दुरुस्त करने की और जिनको ठीक करने की जरूरत है। और ये सच है कि उस घटना ने कहीं ना कहीं सरकार को खुले तौर पर चुनौती दी और तब मुख्यमंत्री ने जो तमाम अधिकारी थे, चूंकि यूपी एसटीएफ को इसमें लगाया गया, और जिस तरीके से देखिए, मुझे याद है कि जब पेशी हो रही थी परसों जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इलाहाबाद का, प्रयागराज का, और उसी वक्त तकरीबन 1 बजे के आसपास से खबर आई। खबर आने के बाद जो वहां पर एक कह सकते हैं कि जो रिएक्शन देखने को मिला, और रिएक्शन भी आम लोगों का नहीं था, जो वहां पर प्रैक्टिशनर्स थे यानी कि जो वकील थे उनका रिएक्शन था। तकरीबन 80% ऐसे वकील थे जो इस बात को लेकर खुश थे कि जो सरकार की कार्रवाई है वो उचित दिशा में, सही दिशा में जा रही है। तो अभी भी चूंकि देखिए सरकार को बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो गया है, रामराज्य आ गया है, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि अभी तमाम ऐसी घटनाएं हुई 2017 से लेकर 2023 तक, जिसमें कि अगर हम कानपुर के बिकरू कांड की बात कर लें, प्रयागराज की घटना की बात कर लें, और दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात की तरफ इंगित करता है कि अभी सरकार को काफी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। हाँ, यह भी सच है कि अगर हम पिछली सरकारों से इस सरकार की तुलना करें तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर और साथ ही में पुलिस को फ्री हैंड देने के मामले में ये सरकार पिछली सरकारों से काफी आगे दिखती है। क्योंकि देखिए अंजित, आपको भी पता है और आपको भी याद होगा कि पहले की सरकारों में जब ऐसी कोई घटना होती थी तो महीनों गुजर जाते थे, अपराधी गिरफ्तार तक नहीं किए जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी के साथ सरकार निर्णय ले रही है और ऐसे अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो इस बात को दर्शाता है कि सरकार की जो कथनी है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, उसमें काफी हद तक सच्चाई है। और चूंकि अगर हम पिछले 6 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो देखिए एक महत्वपूर्ण बात अंजित ये भी है कि अगर हम 2017 से लेकर अब तक जो इनकाउंटर हुए, चूंकि देखिए सरकार पर तमाम आरोप भी लग रहे हैं कि सरकार किसी खास समुदाय, किसी खास जाति के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके अपराधियों का इनकाउंटर कर रही है। लेकिन जब आप वो आंकड़ा उठाएंगे 183 अपराधियों का आंकड़ा, तो उस आंकड़े में 120 ऐसे अपराधी हैं, 120 से ज्यादा ऐसे अपराधी हैं जो कि हिंदू समुदाय से आते हैं, और उसमें भी सभी जातियों के जो अपराधी हैं वो शामिल है। तो ये कहना उचित नहीं होगा। अविनाश, पहले तो जो लोग किसी अपराधी को धर्म के चश्मे से देखते हैं, किसी जाति के चश्मे को देखते हैं, उनको अपना चश्मा बदलवा लेना चाहिए। उनको ये तो कम से कम अपराधियों को लेकर के धर्म और जाति आनी ही नहीं चाहिए बीच में। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, चूंकि आपने सवाल उठाया तो मैं उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। राजन जी, मुझे एक चीज बताइए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर का मसला उत्तर प्रदेश में केवल मुख्तार और अतीक तक ही सीमित है, या आपको लगता है इसका दायरा बहुत बड़ा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप अपराध का देखना चाहें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। घटना मैं बताता हूं, और हमेशा अपराधियों को जो संरक्षण मिलता है, जो सरकारें होती हैं उस जाति के अपराधी संरक्षण पाते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सन 80 में वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हरशंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। 70 ब्राह्मण विधायक गए थे इंदिरा जी के पास, ठीक है। दूसरी घटना आपको बता रहा हूं, वीर बहादुर सिंह थे, उसके बाद जो मुलायम सिंह आए, कल्याण सिंह के समय भी जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्या हुई तो संचर का आरोप लगा था। इसी तरीके से मायावती के समय, अगर ये बताइए हमको कि 2004 में जिस समय घटना हुई थी, राजू पाल मारा गया था, वो पूरे देश में चर्चा का विषय। और ये घटना जो हुई है जिसमें उमेश पाल मारे गए हैं, अगर इस सदन चल नहीं रहा होता
तो हो सकता है मुख्यमंत्री इतना एग्रेसिव ना होते, अभी और टाइम लग जाता। और अपराध या अपराधियों का नेक्सस जो जेल का एक ऐसा सिस्टम है कि ये कड़ी बहुत कमजोर है, अभी पिछली सरकारों में भी थी, सरकार में भी है। अच्छा, दूसरा एक और फैक्टर है, जो जेल के एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके पास कोई ऐसी सुरक्षा नहीं होती है। उनकी मजबूरी होती है इन अपराधियों के दबाव में आकर के उनको संरक्षण देना, कुछ लाभ भी पा जाते हैं। तो सरकार को पहले जेल मैनुअल से लेकर जेल सिस्टम को बहुत ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अशरफ को जेल में अवसर नहीं मिलता है ऐसा कांड रचने का, सियासत करने का, तो ये घटना नहीं होती। तो ये भी मान के लिए कि जेल एक बहुत बड़ा आधार है, और जेल में सुधार के लिए बहुत मतलब नए तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जेल से ही जितने भी अपराधी हैं किसी भी हो, और ये निश्चित रूप से है, कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी सरकार होता है, जिस सरकार का मुखिया होता है, उस सरकार के जुड़े हुए अपराधी निश्चित रूप से उनको शेल्टर मिलता है। उसमें एक उत्तर प्रदेश में क्या देश में एक माहौल बन गया है कि जिस कास्ट का जो भी सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, जो चाहे उसमें अधिकारी भी अपने आप बिना चाहे, अगर मुख्यमंत्री चाहता भी हो कि सारे अपराधियों की कार्रवाई हो, तो अपने आप वो शेल्टर देने लगते हैं। कैसा माहौल बन गया है 80 से लेके आप 2023 तक देखिए। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है, जातीय और धार्मिक ये चीजें। दूसरा, जेल बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए जेल पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर जेल में कॉन्स्पिरेसी नहीं हो, यही है तो छोटी एक बड़ी घटना आ गई इसलिए आ गया। जेल में छोटी छोटी घटनाएं, अभी भी छोटे छोटे अपराधी जो जेलों में जाते हैं, वहां से बैठ के अपना धंधा करते हैं, वहां सुरक्षित होकर अपना करते, और इसमें पुलिस का बहुत बड़ा योगदान आता है, राजनीतिक संरक्षण होता है। अभी देखिए लोकल बॉडी चुनाव आ रहा है, ऐसी जो जेलों में रह के हैं वो अपने हिसाब से संरक्षण दे रहे हैं, वहां से बैठ के वो अपना पट्टा और ठेके का सब काम करते हैं। तो जेल में सुधार बहुत जरूरी है। दूसरा है जो नेक्सस है, इसमें बहुत निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतनी चाहिए, तभी ये संभव है। और ये किसी सरकार में संभव इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वोट की सियासत है। वोट बैंक के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती रही है, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे आज भाजपा की हो। यह एक बहुत बड़ा कारण, निष्पक्षता तो इसमें जितनी होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। इसलिए मेरा जो अपना मानना है कि एक चीज जो इनको जेल पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और जेल के उन कर्मचारियों को जिसको सस्पेंड करते, निलंबित कर देते, कार्रवाई कर देते हैं, जी ठीक है, ईमानदारी से कार्य करना उनके लिए मजबूरी होती है। उनके अगर करना भी चाहें तो ये छोटे छोटे, आप बताइए कोई जो अपराधी अंदर है जिसे अतीक पर 100 केस हैं, अशरफ पर 40-50 केस हैं, इतने हार्डकोर अपराधी, तो उस छोटे से एम्प्लॉय को जो वहाँ जेल में रहता है, वो कैसे उनका मोबाइल रोक लेगा, कैसे उनका सामान सर्विस रोक लेगा, कोई खाने पीने का सामान जा रहा है, कोई मिलने जा रहा है, कैसे रोक। जब जो देखता है कि हम इनकी मदद कर ही रहे हैं तो लाभ भी ले लो। तो यहाँ पर इनको बड़े रूप में नई व्यवस्था के हिसाब से जेलों में मैनुअल का चेंज। मुझे जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊं। राजेंद्र सर, मुझे जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, 2024 में माफिया के सफाई पर बीजेपी को वोट मिलेंगे? निश्चित रूप से देखिए, ये योगी आदित्यनाथ, तो मैं कई राज्यों में गया हूँ चुनाव में, ये निश्चित रूप से बात हो रही है कि योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था, बाकी बुलडोजर हो या इनकाउंटर हो, ये पूरे देश में चर्चित है। इसीलिए एक चीज बता रहा हूं मैं, मोदी जी से कम डिमांड कानून व्यवस्था पर योगी जी की नहीं। मैं तो अभी, चलिए मैं आपके पास आऊंगा सर। अरविंद जी, मुझे एक चीज बताइए कि विपक्ष के फर्जी एनकाउंटर वाले आरोप में कितना दम है, क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे नेता सवाल उठा रहे हैं, उसमें कितना दम है? अजीत जी देखिए, सच्चाई बाल की तरह होती है, आप उसे जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगा। और वो कहते हैं ना कि समंदर के कानून जो है जहाजें तय नहीं करते। इस देश की, इस प्रदेश की प्रजा सब कुछ देख रही है, जनता देख रही है कि कौन सी सरकार जो है किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से, किस आयाम से सरकारों को चला रही है। आपको याद होगा तत्कालीन पिछली सरकार जो थी, उसी के दरमियान जो है नोएडा में एक IAS अधिकारी नियुक्त थे, CEO थे, और उनके घर में घुस करके इसी अतीक अहमद ने लात पैर से, हाथों से वो मारा, उसके लोगों ने मारा। पूरी IAS लाबी लामबंद होकर के उसके खिलाफ FIR कराने के लिए तत्कालीन सरकार के मुखिया पर दबाव डाली, लेकिन वह जो है मुखिया हिले तक नहीं, FIR नहीं हुआ। आपको याद होगा कि किस तरह 2004-05 में इसी वाराणसी में शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP थे, एक सेना का भगोड़ा जो था राइफल लेकर के भागा था, और मुख्तार अंसारी से डील हो रही थी और पूरी डील पकड़ ली गई, और लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी का बाल बांका नहीं हुआ और डिप्टी SP को इस्तीफा देना पड़ा।
ब्रजलाल जी डीजीपी पूर्व रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि गाजीपुर के जेल में वहां का जो उस समय जो डीएम था, बैडमिंटन खेलता था मुख्तार अंसारी के साथ। आदरणीय राजेंद्र जी सही कर रहे, एक नेक्सस है, अभी भी वो नेक्सस मौजूद है, लेकिन सवाल एक नेक्सस को तोड़ने के लिए जो पहल होनी चाहिए वो पहल कितना कारगर हो रही है। और रही बात जहां तक विपक्ष की, तो विपक्ष को देखिए यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वह माफिया राज के पक्ष में है या वो उसके खिलाफ है। क्या आप माफियाओं को जाति धर्म के जो है कटघरे में खोल में उस अपने नजरिए से देखते हैं, या आप जो है पूरी तरह से शिद्दत के साथ जिस तरह से मौजूदा सरकार काम कर रही है उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है राजनीति में कि आप विरोध कर रहे होते हैं लेकिन जनता को रास नहीं आता, उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है। आपने 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा। बिल्कुल यह सही बात है कि कानून व्यवस्था के मसले पर इस सरकार की वापसी हुई है और यह सरकार अच्छी तरह समझती है कि अगर इसको हम बरकरार रखेंगे तो 2024 का जो चुनाव है, जो मौजूदा सरकार जो 80 का एक लक्ष्य बना करके चल रही है, उसके करीब पहुंच सकती है। विपक्ष को यह चाहिए कि इस सरकार का इस मसले पर समर्थन करे। बाकी जो नीतिगत मसले हैं, चाहे वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, रोजगार का है या जो निवेश का है, इसको लेकर के सरकार की घेराबंदी करे। लेकिन आप जो है जनता जो चाहती है उसके नजरिए के, उसके मन को टटोलने के बजाय कुछ ऐसे पहलुओं को उठा रहे हैं जो किसी को रास नहीं आता। उल्टे आप जो है कटघरे में आ जाते हैं, तो निसंदेह जो है आप कुल्हाड़ी पर पैर रखने का काम कर रहे हैं। तो जो विपक्ष है आज की तारीख में कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करके अपने आप को जो है माफियाओं के साथ खड़ा करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। इसे वो कहा जाता है ना कि कोई भी भावना जो होती है वो राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर के नहीं होती है, और यह छोटी सी बात जो है शायद विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि प्रतिरोध का प्रस्तावना अगर आपको बड़ा करना है तो आप माफियाओं के सवाल पर मत करिए, आप जो है नीतिगत मसलों पर करिए, तब जाकर के आपको जनता का समर्थन हासिल होगा। अजीत जी। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। देवेंद्र प्रमुख जी, बहुत सारे सवाल उठे हैं, मुझे लगता है कि अब आपको इसका जवाब देना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, सब लोग ये मानते हैं, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। सारे पैनलिस्ट ने एक सुर में कहा कि और बेहतर किया जा सकता है इसको। और दूसरा ये कि 2024 के जब चुनाव में आप जाएंगे तो आपका टारगेट क्या, आपको लगता है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आप जो कुछ सीटें बच गई थी पिछले लोकसभा के चुनाव में 80 में से, उनको भी आप पा जाएंगे? जी सर, बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से राजेंद्र सर द्विवेदी ने और अरविंद जी ने एक दिशा दी है, गाइड दी है, अच्छी बात है। क्योंकि कभी भी जब जिम्मेदारी का व्यक्ति होता है, और पहली सरकारों में इसमें थोड़ा सा अंतर यही है कि अगर आप किसी को सिखाने की जरूरत है, आपकी कमी को कोई बता रहा है, तो उससे बड़ा हितैषी आपका कोई हो नहीं सकता। इस चीज को मैं बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करता हूं कि जितना हमारी सरकार काम कर रही है, अभी इस प्रदेश को, इस जनता को इससे ज्यादा और जरूरत है। लेकिन मैं आपको तथ्य के साथ और विश्वास के साथ ये बोलना चाहता हूं कि और सरकारों में जो चीज थी वो बदलने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है। कहीं कहीं जैसे आपने भी कई क्वेश्चन ऐसे गहन आए निकलकर कि जातियों को संरक्षण दिया गया है कई सरकारों में, ये होता था। हम भी राजनीति के पुराने हिस्सा हैं, बहुत लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं। और 2017 के बाद जो चीज निकल कर आई है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जितनी पारदर्शिता और जितनी मेहनत इस सरकार को उत्तर प्रदेश को चलाने में की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में 24 करोड़ आबादी के लोगों का जो प्रदेश है, उसमें जिम्मेदारी कितनी बड़ी होगी। एक मुख्यमंत्री बैठकर लखनऊ से और पूरे 5 साल इसलिए नहीं आता था कि नोएडा जाती ऐसा कोई भ्रमण है कि सरकार गिर जाएगी, ऐसा कोई भ्रम उनके दिमाग में पड़ा हुआ था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस चैनल के माध्यम से और हमारे इतने सीनियर सर बैठे हैं उनके माध्यम से उनकी इस मेहनत के लिए इसलिए भी धन्यवाद देता हूं। सरकार का हिस्सा नहीं, आम नागरिक भी इसलिए उनको पसंद करता है कि जिले वाइज उन्होंने 3-3 बार सरकार के कुछ ही महीनों में समीक्षा कर दी है अधिकारियों से जाकर। जिस तरह से द्विवेदी सर ने सवाल उठाया, अनवीर सर ने, ये बदलने की जरूरत है, जेल में घटना घटी तो घटी क्यों। लेकिन मैं कहता हूं कि जेल में इससे बड़े बड़े जो चक्रव्यूह रचे जाते थे वो सब खत्म हुए हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजों पर जरूरत है एक मंथन की ओर। और मैं कहना चाहता हूं कि हम 2024 से पहले इन सब चीजों को खत्म करके बिल्कुल तथ्य के साथ आएंगे। और विकास का भी बड़ा मुद्दा चैलेंज के तौर पर हमने लिया है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का मामला हो। पहली सरकार की अपेक्षाओं सारी चीजों में, खासकर मेडिकल कॉलेज जो है बड़ी चुनौती थी, या एयरपोर्ट जो है बड़ा मामला था, बड़ा प्रदेश था, जिन पर सरकार गहनता के साथ काम कर रही है। और 2024 तक कोई ना कोई सुरक्षा कानून के साथ साथ
ये भी हम कोरोना काल की घटना की वजह से थोड़े से पिछड़े हैं। ये अंजित सर, मैं जो है उस पर सच्चाई पर भी लाता हूं कि 2 वर्ष हमारे खराब हुए हैं, लेकिन उस काम को इसमें निपटाने का काम करेंगे, चुनौती के तौर पर है। और जो चीज खमियां रही हैं, क्योंकि राजेंद्र सर या अरविंद सर जो बता रहे हैं, कोई विपक्ष की भाषा नहीं बोल रहे, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो सरकार के लिए अच्छी बात है। मैं उसे स्वीकार करते हुए निश्चित उनकी बात को पानी दिया जाएगा। चलिए, अच्छा सर, आपने स्वीकार किया। बहुत कम लोग हैं जो स्वीकारते हैं। लेकिन अविनाश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए कि हर सरकार की एक अपनी नीति होती है, उस नीति के हिसाब से वो काम करती है और फिर उसी नीति को लेकर के वो चुनाव में जाती है। 2024 का चुनाव सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंट्रल का चुनाव होना है और सेंट्रल का चुनाव जब होता है तो हर राज्य और हर सेंट्रल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बीजेपी के लिए प्रमुख चुनाव है सेंट्रल का। क्या लॉ एंड ऑर्डर ही ऐसा मसला होगा जिसको लेकर के बीजेपी चुनाव में जाएगी और एनकाउंटर का असर कितना दिखेगा आपको इस चुनाव में 2024 में जो होने वाले हैं? अविनाश, देखिए, इस असर को हमने 2022 के चुनाव में अंजीत बहुत नज़दीक से देखा। हम लोग रिपोर्टिंग के लिए, चुनाव के कवरेज के लिए जहां भी गए पूरे प्रदेश में, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखी। और चूंकि जिस फेज़ के दौरान, चूंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा था वो तमाम मुद्दों पर भारी पड़ा। और इस चीज़ को बीजेपी भी समझ गई थी कि अगर हम इस मुद्दे को आगे रखते हैं तो हो सकता है कि हमें इस मुद्दे पर ज़्यादा फायदा मिले। और यही वजह है कि आखिरी चरण तक जाते जाते चुनाव जो पूरी तरीके से था वो फोकस्ड हो गया था लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। हालांकि हाँ, विकास की बातें होती थी, चाहे केंद्र की योजनाओं की बात करें या फिर राज्य की योजनाओं की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे सबसे ज्यादा फोकस्ड नजर आते थे वो मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर का। और इसमें देखिए कोई दो राय नहीं कि 2024 के चुनाव में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जब मुद्दों की बात होगी तो उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा होगा वो सबसे ऊपर होगा। हालांकि हाँ, चूंकि केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और यूपी जैसा बड़ा स्टेट, और इस बड़े स्टेट में चूंकि चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि देखा जाए तो 2 टर्म के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तीसरी बार बीजेपी वोट मांगेगी। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यहां पर 2 चेहरे होंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जब योगी आदित्यनाथ की बात होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा में, तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, भाजपा को पता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर 22 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त हासिल हुई थी। और चूंकि जो माहौल इस वक्त, हालांकि इसको सस्टेन करती है बीजेपी आगे भी, चूंकि देखिए चुनौतियां ज्यादा हैं। देखिए, अभी तमाम ऐसे माफिया हैं जिनको की सजा होनी है। आज ही चूंकि गैंगस्टर एक्ट में जो मुकदमा दर्ज हुआ था मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ, उस पर फैसला आना था। चूंकि 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी, आज फैसला आना था, लेकिन आज चूंकि जज नहीं आए तो 29 अप्रैल तक के लिए फैसले को टाल दिया गया है। तो मुख्तार, अतीक, विजय मिश्रा जैसे तमाम ऐसे माफिया बदमाश हैं जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। उन तमाम केसेस में देखा जाए तो जो सुनवाई है वो आखिरी चरण में है। और देखिए, मुख्तार अंसारी को जब सजा हुई, चूंकि कुछ ही महीने पहले 3 मामलों में अब तक सजा हो चुकी है, अतीक अहमद को 1 मामले में सजा हुई, तो सरकार इस चीज को जताने की भी तो कोशिश करेगी कि ये हमारी ही सरकार है जिस सरकार में अतीक, मुख्तार जैसे माफिया को सजा दिलाई जाती है अभियोजन के जरिए, मजबूत पैरवी के जरिए, जो जिसने किसी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ उस वक्त, चूंकि सीबीआई के पास ये केस गया, आपको याद होगा, और चूंकि ये हर कोई जानता है किस तरीके से गवाह पलटे, कई गवाह गायब हो गए और आखिरकार उस केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। लेकिन अब सोचिए कि जो जेलर को धमकाने का मामला था, तकरीबन 20 साल पहले का वो मामला था, लखनऊ जेल का ही, उसमें मुख्तार अंसारी को सजा हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरे मामले थे उसमें सजा हो जाती है। अतीक अहमद को सजा हो जाती है उमेश पाल के अपहरण मामले में। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाती है कि आने वाले समय में इन चीजों को भी और इन केसेस को भी बीजेपी मुद्दा बनाएगी, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव। ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास। राजन जी, मुझे एक चीज बताइए कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होने उसको देखते हुए बुलडोजर ऐसे ही चलेंगे या इसको बैलेंस करने की कोशिश होगी, क्या लगता है आपको? राजन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं आ रहा हूं दोबारा सर आपके पास, आपका फोन कनेक्ट हो जाता है तो मैं फिर आपके पास आता हूं। अरविंद जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आगे बैलेंस होगा या फिर इसी रफ्तार से, बल्कि और तेज रफ्तार से चलेगा? क्योंकि
इससे और फायदा मिलने वाला है? अजीत जी, मैं लोकसभा चुनाव को कुछ अलग नजरिए से भी देखता हूं, क्योंकि वो बड़ा चुनाव है। जब जब मैं देश भर के राज्यों का विश्लेषण करता हूं, तो जब देखता हूं तो विधानसभाओं की अपेक्षा लोकसभा में जो है करीब 12 से लेकर 15% तक जो है वोट शेयर भाजपा का बढ़ जाता है। यानी मोदी जी के नाम पर जो है तो मसला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी हो जाता है, वो मसला राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उस पर भी हो जाता है, और स्थानीयता जो होती है प्रदेश स्तर पे वो तो मुद्दे रहते ही हैं। चूंकि योगी जी से सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी मोदी जी को अपेक्षा है, भारत सरकार को अपेक्षा है, भाजपा को अपेक्षा है कि अच्छा रिजल्ट देंगे, तो स्वाभाविक रूप से योगी जी पर जो है उसका एक दबाव है कि जो इस बार जो है 64 सीट 19 में हम दिए थे, वह जो उसको 2014 के जैसा जो है दोहराया जाए। अब ये सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपनी उतनी मजबूती के साथ जो है तैयारी कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आप देखेंगे तो 1,72,000 उत्तर प्रदेश में कुल बूथ है, जिसमें लगभग जो है 22-24 हजार बूथ ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी कमजोर है, बाकी बूथों पर पूरी तरह से मजबूत है। एक वक्त था अजीत जी की उत्तर प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद वो परिदृश्य बदल गया है। आप देखेंगे जो पिछड़ी जातियां जो मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी के एक अम्ब्रेला में जो है नजर आती थी, वो पूरी तरह से जो है बटी बटी नजर आ रही है। कारण उसका है कि उन हर जातियों के अपने छत्री छत्रक हो गए हैं, और लोगों को, उन जातियों के लोगों को उनके हाथ में क्या मिल रहा है, उनके जातिगत अस्मिता को कितना तरजीह दी जा रही है, यह बहुत अकाउंटेबल हो गया है। आप देखिए 66% जो है 2022 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो 66% जो पिछड़ी जातियां हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। जो विपक्ष ये मान के चलता है कि मुस्लिम समाज मेरे पाले में है, उसमें 8% भाजपा को जो है वोट मिला है, बसपा को 6% मिला है, कांग्रेस को 3% मिला है। यानी कांग्रेस और बसपा को जोड़ देंगे तो उतना लगभग जो है भाजपा मुसलमानों का वोट पा रही है। इसका सीधा तात्पर्य है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं है, जो राज्य स्तर की जो योजनाएं हैं, वो परकुलेट कर रही है, लोगों को वो भला कर रही है, उनकी स्वीकार्यता और ग्राह्यता दोनों बढ़ रही है। ये सारी चीजें जो है रेखांकित करती है कि आज की तारीख में जो एक डॉक्टर लोहिया अक्सर कहा करते थे कि जाति एक ऐसी बीमा है जिसका प्रीमियम चुकाना नहीं पड़ता है, लेकिन अब जो है हर राजनीतिक दल को उसका प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। अगर वो सरकार में आएंगे तो उन जातियों की, अगर हाशिए की जातियां हैं तो उनका जो है भरण पोषण से लेकर के रोजगार से उनको संतृप्त करना होगा, और कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा। अगर आप चाहेंगे कि जातियों के भरोसे जो है या अपराधियों के भरोसे जो है अपनी जीत की गारंटी सुनिश्चित कर ले, तो नहीं है। देश बदल रहा है, लोगों का मिजाज बदल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में ये काफी कुछ जो है असर दिखाएंगे। अंजित जी, ठीक है। राजेंद्र सर, आपकी आवाज चली गई थी तो मैं चाहता हूँ कंप्लीट कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हाँ, जब आप शुरुआत में बोल रहे थे, मैंने आपसे सवाल किया था, उस वक्त आपकी आवाज चली गई थी, तो आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मैं चाहता हूँ कंप्लीट कर लें आप। हम ये कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर तो होगा, प्रदेश के होगा, लेकिन सबसे बड़ा होगा चेहरा, मोदी जी का चेहरा होगा। मोदी चेहरे सामने दूसरा विपक्ष में कौन है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। दूसरा एक और बताऊं, 2014 में, 14 के पहले जब 2013 से हुकुम सिंह थे, स्वर्गीय हुकुम सिंह जी अपने, तो केवल उत्तर प्रदेश में 2014 में जो लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित 71 सीटें बीजेपी की मिली थी, उसमें कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर में पूरे तरीके से पोलराइजेशन हो गया था सपा सरकार में हिंदू मुस्लिम का। लेकिन अब स्थिति काफी बदलाव हो चुकी है कि जो मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ सबको मिल रहा है। तो जो एग्रेसिवनेस है होता था माइनॉरिटी में भी, उतना एग्रेसिवनेस नहीं है। अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया था, देखा जो बीजेपी ने अभी जो हारी हुई सीटें 16 सीटें हारी थी, 2 तो उपचुनाव में उसने जीत लिया, बाकी अभी भी जो 14 सीटें हैं उसको मैनपुरी के अलावा बाकी और 12 सीटें बचती हैं। उसमें से 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जहां पर 3 सीटें छोड़ के 5 सीटें बीएसपी जीती थी। तो वो स्थिति अब वहां पर नहीं है, बहुत बदलाव है। क्योंकि जो एक 2 मेजर फैक्टर, जब एक तो लाभ, जो सीधे लाभ मिल रहा है वो है, दूसरा हिंदू मुस्लिम का जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण तो ही है, निश्चित रूप से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी 2024 को लेकर के किसी एक घटना के आधार पर या बुलडोजर के आधार पर अभी करना, क्योंकि अभी देश में बहुत मेजर बदलाव हो रहा है, बहुत सारी चीजें, समीकरण नए समीकरण बन रहे बिगड़ रहे हैं। क्या स्थिति बनेगी? अभी उत्तर प्रदेश में अगर मान लिया आते हैं तो अगर नीतीश जी आते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में, तो एक बैकवर्ड बड़ा चेहरा यहाँ पर आएगा। कुर्मी उनके अच्छे फॉलोअर्स होंगे, कुर्मी बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है,
या तो नहीं, इकोनॉमी लेकिन है, आपने नीतीश माइनॉरिटी कुमार है, का नाम लिया तो बहुत सर सारी एक चीजें बयान अभी मुझे याद आ गया। 2024 को केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। तो इसकी फील्डिंग और बैटिंग तो शुरू हो गई है, जैसा जिक्र आप भी कर रहे हैं, उसी का एक ये है योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा अहम रोल है। योगी आदित्यनाथ का अहम रोल है। इनके रोल प्रदेश में नहीं पूरे देश में कहा तो मैं अभी कई राज्यों में गया हूँ, हर राज्य में मोदी के बाद सबसे अगर किसी ज्यादा डिमांड होती है वो योगी आदित्यनाथ जी की है। अभी मैं कर्नाटक गया था, वहां भी अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू ही हुई है, नामांकन है 10 तारीख का मतदान है, वहां गया था। मैं त्रिपुरा गया था, त्रिपुरा में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा डिमांड योगी जी की थी, गुजरात में थी। तो योगी जी ने एक अपना परसेप्शन इंटायर कंट्री में बना लिया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बुलडोजर तो उनका मॉडल बन गया। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें आती हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन केवल कानून व्यवस्था से नहीं, सर्विस सेक्टर जो इनका अभी जो होना चाहिए, जितने एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से निचले ऊपरी स्तर पर तो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार में अभी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है, सेंट्रलाइज हो गया। अभी भी अधिकारियों का कर्मचारियों का मनमानी चल रही है। आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो परेशान है अधिकारियों के रवैये से। इस चीज पर योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीचे के कार्यकर्ता बूथ स्तर के अगर चूंकि वो जुड़े हुए हैं इसलिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो ऐसा लाभ मिलना चाहिए सरकार का, उस हिसाब से कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, नेताओं को नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूँ विधायक हो, सांसद हो, इस पर भी योगी आदित्यनाथ जी को अच्छा, हालांकि मुख्यमंत्री बार बार निर्देशित करते हैं कि सम्मान दें अधिकारी, लेकिन एक अधिकारियों का जो नेक्सस है, जो उनकी अपने एक सिस्टम बना हुआ है, उससे भी बड़ा बहुत ज्यादा लाभ निचले स्तर को नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर योगी आदित्यनाथ जी को ठीक है, कानून व्यवस्था अच्छी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, सब कुछ है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, जनता का जो चीज सम्मान मिलना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, उसमें बहुत कमी है। पूरी तरीके से नौकरशाही आ गई। ये फैक्टर योगी आदित्यनाथ जी का बहुत अच्छा नहीं है, जिसको मैं देखता हूँ, मिलते हैं तमाम बीजेपी के भी नेता मिलते हैं, इस चीज को कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इस बात की पीड़ा रहती है देवेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, जो उनका काम वो नहीं हो पा रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था तो मेजर है, मैं कह रहा हूँ पहले भी कि आपके जो है विकास पर सुरक्षा भारी होती, वो भी है। ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है योगी आदित्यनाथ जी का, जो विकास अगर जहाँ नहीं भी है वहां भी अगर सिक्योरिटी अगर मिल गई है तो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा, अगर वोट इनको बीजेपी को 2014 की तरह मिलता है तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान होगा, सुरक्षा बहुत बड़ा योगदान होगा। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जैसा कहा जाता है जाति धर्म में तो उत्तर प्रदेश बटा हुआ, लेकिन अभी 2024 का आकलन इतनी आसानी से करना, जल्दी करना बड़ा मुश्किल है। अभी बहुत बदलाव अगले 4-5 महीनों में होने बिल्कुल होगा सर, लेकिन एक बात तो तय है कि बदलाव कितने भी हो जाएं, लेकिन एक बात तय है, लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट तो रहेगा ही, और वो उस सारे चुनाव में रहा है। योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है और ये मॉडल बन चुके हैं इंटायर कंट्री में, केवल यही नहीं, किसी भी स्टेट में जाइए तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का एक मॉडल बन चुकी है। विपक्ष चाहे जितना बोले, उसको विपक्ष को भी इनको कानून व्यवस्था से हट करके जो इनकी योजनाएं हैं, जो मोदी जी ने, मैं देख रहा था 340-45 योजनाएं ऐलान की, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको भी लेके उठाओ। महंगाई है, बेरोजगारी है, यूथ मोबिलाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर, उससे शायद ज्यादा फायदा हो सकता है विपक्ष को, उससे शायद ज्यादा फायदा हो सकता है बजाय लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर वो जो बात कर रहे हैं। योगी जी को चुनौती नहीं दे पाएगा, ठीक बात है। मैं आता हूं सर। देवेंद्र जी, जब आप राजेंद्र जी ये कह रहे थे कि एक पीड़ा है और ये गाय बगाए लोग कहते रहते हैं, बार बार इसकी चर्चा भी होती रहती, तो आप मुस्कुरा रहे थे, ये पीड़ा सही है वैसे? देखिए अंजी सर धन्यवाद, क्योंकि द्विवेदी सर ने जब खेकड़ा का नाम लिया, पश्चिम का नाम लिया, और उनका निकलकर जिस तरीके से उन्होंने सर्वेक्षण यहाँ निकल कर आया एक एक चीज, क्योंकि मैं पश्चिम की उस पृष्ठभूमि डिस्ट्रिक्ट बागपत खेकड़े से बिलोंग करने वाला वो निवासी भी हूँ, जिस तरीके से पश्चिम की सच्चाई को निकाल कर मैं सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी पीएचडी तो शायद बीजेपी के प्रवक्ता या किसी बड़े राजनेता ने भी नहीं कर रखी होगी जितनी सरकार पर आपने कर रखी है। और दोनों ही सर को मेरा धन्यवाद है, क्योंकि अरविंद जी ने भी आईना दिखाया, आईना दिखाना अच्छी बात है, और लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आई है कि आपका ट्रस्ट जो है वो बरकरार है, और उस ट्रस्ट पर काम करने के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जो क्षमता है उस पर कोई सवाल या निशान नहीं है, उसमें दम है। उसी दम के अनुसार जैसे अरविंद सर ने कहा था कि बीजेपी ने जो काम जो ज्यादा किया या जो ये चला नहीं हिंदू मुस्लिम
8%। ये जो बात निकल कर आ रही है, विपक्ष के पास अगर इन बातों का ज्ञान हो तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छी लग रहा है कि ये आप लोगों के पास है ये चीज, ये ज्ञान है कि वो इसे सीखने के लिए तैयार भी नहीं है, सिवा कड़ी आवाज में बात करने के कुछ नहीं जानते। बड़ी बात यही है कि अंत्योदय का जो चौथी पंक्ति में व्यक्ति काम कर रहा है, खड़ा है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, कितना भी और लोअर कास्ट से आता हुआ उत्तर प्रदेश का निवासी हो, देश का हो, दोनों नेताओं ने बड़े स्तर पर इस पर गंभीरता से काम किया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी जाति और धर्म से हटकर ईमानदारी से काम का परिणाम है कि मुस्लिम वोट भी ट्रांसफर होने के लिए तैयार है। और ये जिस तरीके की घटनाओं पर बहस या डिबेट होती है तो बड़ी संख्या में, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो दूसरे वाले इनके अंसारी बंधु हो, इन्होंने अपने ही समाज के लोगों का शोषण किया है, उनके साथ जुल्म किए हैं। उसी का परिणाम ये है। ये तो बेवजह चिल्लाकर इस चीज में दम डाल रहे हैं। इनके मरे हुए जो इनके सिस्टम खत्म हुए हैं उनको हीरो बना रहे हैं। अगर ये चाहते तो आज ये राजनेता नहीं होते, आज ये एमएलए एमपी नहीं होते, ये बहुत पहले ध्वस्त हो जाते। उसी गलती को दोहराकर फिर से ये एक देश के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं और ये देश जो है विपक्ष विहीन हो जाए। देखिए अंजित सर, दो विशेषज्ञ के तौर पर बैठे सर, में बड़ी बात नहीं होगी। 2024 के बाद देश बड़ा बदलाव देखेगा जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपके सामने आ रहा है। और भारत की पृष्ठभूमि आपको जो 2014 के बाद नहीं दिखेगी, उसका परिणाम धीरे धीरे आपके सामने आएगा। ये दबी जुबान इस बात को आपस में कहकर इकट्ठा होते हैं कि अगर अब नहीं कर पाए तो जीवन घर नहीं कर पाएंगे। चाहे जो हो, जितनी बेइज्जती हो, जितना घूट पीना पड़े, जितना जिसको सहना पड़े, एक फेज ढूंढ लो और किसी तरह से माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में रोक दो। जो ये काम कर रहे हैं ये निश्चित इनका प्रयास है। ठीक है देवेंद्र जी।